हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट किए जी। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.8 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे अपन इसमें? निश्चित समाकलन ना, डेफिनेट इंटीग्रल्स। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 7.7 तक कोई भी अपन को फंक्शन दे रखा था है ना, उसका अपन ने एक्स के रिस्पेक्ट में अपन ने क्या फाइंड किया, इंटीग्रेशन फाइंड कर दिया था ना। और उसमें क्या हुआ था, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड हुआ था ना। इंडेफिनेट इंटीग्रल ने अपन को क्या दिया था, फैमिली ऑफ फंक्शन दिया था। क्या दिया था? फैमिली ऑफ फंक्शंस है ना। कैसे सर? कि हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन था। डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव गिवन था, उससे अपन ने एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया था है ना। एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया था और उसमें अपन ने प्लस में से ये कांस्टेंट ऐड किया था, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। इस कांस्टेंट की वजह से जो अपन को एंटी डेरिवेटिव मिला वो क्या मिला, फैमिली ऑफ फंक्शन मिला ना। उसमें सारे डेरिवेटिव के जितने भी एंटी डेरिवेटिव की पॉसिबिलिटी थी ना, कांस्टेंट कोई भी ऐड करके अपन वो एंटी डेरिवेटिव निकाल सकते थे। तो हमें क्या दे रहा था, इंडेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या दे रहा था, फैमिली ऑफ फंक्शन। ये था इंडेफिनेट इंटीग्रल है ना। ये था इंडेफिनेट इंटीग्रल्स है ना। उसने हमें क्या दिया था, फैमिली ऑफ फंक्शन दिया था। अब अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में, क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स है ना। ये हमें क्या देगा, मान लो y इक्वल्स टू कोई फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का कोई फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है ना। और इसको अपन इंटीग्रेट करें किसी पॉइंट a से लेके, x इक्वल्स टू a से लेके और x इक्वल्स टू b तक है ना। यूं करेंगे इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे? देखो यूं a से b तक एफ एक्स डी एक्स है ना। ये जो a है ये क्या है, लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे इसको? लोअर लिमिट, निम्न सीमा। और b जो है ये क्या है, अपर लिमिट, ऊपरी सीमा है ना। तो ये क्या देगा, कोई एफ एक्स जिसमें यूं लिमिट लग जाएगी ना। अभी कैसे निकलेगी ये अपन मैं बताऊंगा। ये यूं लिमिट लगती है ना। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है, ये जो हमें उस कर्व का एरिया अंडर द कर्व, उस कर्व के नीचे का एरिया देता है हमें ना। किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक, जिस पॉइंट के बीच में अपन उसको इंटीग्रेट करें, एक्स इक्वल्स टू ए से लेके एक्स इक्वल्स टू बी, और उस कर्व के नीचे का एरिया हमें क्या देता है, ये डेफिनेट इंटीग्रल देता है। तो ये हमें क्या देता है, कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स कोमा ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है वो हमें देता है ना। डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देगा, उस कर्व के नीचे का उस कर्व, वो जो ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, x की वैल्यू, x इक्वल्स टू a से x इक्वल्स टू b तक अपन जिस भी इंटरवल में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उनकी वैल्यू, ठीक है। और x एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है वो देता है हमें कौन, डेफिनेट इंटीग्रल देता है ना। तो आपको पता चल गया कि डेफिनेट इंटीग्रल आपको क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व देगा। और कौन सा एरिया देगा, जिस भी इंटरवल में अपन उसको इंटीग्रेट करें उस इंटरवल के अंदर का एरिया आपको देगा। ठीक है। अब ये इसको निकालने के दो तरीके हैं। तो क्या देता है डेफिनेट इंटीग्रल, हमें क्या देगा, डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व है ना। उसके ग्राफ के नीचे का हमें क्या देगा, क्षेत्रफल देगा है ना। चलो जी,
इसको निकालने के दो मेथड है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो अब हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स कैसे निकलता है। देखो कैसे निकलेगा। इसको निकालने के दो प्रोसेस हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसको निकालने के अपने पास दो मेथड हैं, दो प्रोसेस हैं। एक तो क्या है डेफिनेट इंटीग्रल, एज एंटी डेरिवेटिव, प्रोसेस, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल एज एंटी डेरिवेटिव ना, प्रत्यवकलज के रूप में अपन कैसे देखेंगे। मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स है ना, उसको इंटीग्रेट करें अपन एक्स के रिस्पेक्ट में, और कौन से इंटरवल में, ए से बी में। तो उसमें देखो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेंड क्या होगा, एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स। इसका इंटीग्रेंड समाकल्य क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स, और लिमिट लगा देंगे एफ ए से बी में है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए है ना। तो आपको समझा दे रहा हूँ ना। मान लो इसका इंटीग्रेंड आया, आप इंटीग्रेशन करते आए हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या है, एफ एक्स प्लस सी, और लिमिट लगाई अपन अपने एफ ए से बी में। देखो इस यहाँ ये लिमिट लगेगी कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब लगाऊंगा तो यहाँ पहले बी की वैल्यू पुट कर दी, तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी है ना। लिमिट कैसे लेगी, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। देखो जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, यूँ निकलेगी लिमिट, यूँ निकलेगी। एज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस कैसे निकलेगी, ए लिमिट एफ एक्स डी एक्स ए से बी में, तो ये प्रोसेस लग के सीधा यूँ या होगा ना। तो अपन आप नोट में एक बात अब नोट में याद रखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। बोले सर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो वो कट जाएगा, हर क्वेश्चन में यूं कट जाएगा, तो अपन ऐड नहीं करेंगे। अपन इसको सीधा इस फॉर्म में याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। सीधा उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूं पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे। ये तो था इंडेफिनेट इंटीग्रल। अपन ने कैसे निकाला, एज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस, यूं निकालेंगे, ठीक है। इसकी चर्चा अपन करेंगे 7.9 में सॉरी एक्सरसाइज 7.9 में चर्चा करेंगे। और दूसरा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन है ना। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, इसमें एक फॉर्मूला है अपने पास, क्या है कि एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स क्या होगा, बी माइनस ए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, 1/n, ठीक है, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है एज द लिमिट ऑफ सम, इंडेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इस एक्सरसाइज 7.8 में अपन है ना, 7.8 में अपन इसी के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे 7.9 में ना। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। चलो जी, उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें। अब अपन देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। देखो कैसे फॉर्मूला अपने पास जो बना था, देख पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, क्या है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स
इक्वल्स क्या था, b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये हमारे पास आया कहाँ से, देखते हैं, है ना। आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है। तो देखते हैं, एक कर्व है, मान ले रहा हूँ यूं कोई कर्व है, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, और ये x इक्वल्स टू ए है, या ये a है, और ये क्या है, b है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, इसके नीचे का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी तक मेरे पास कोई सूत्र नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे मैं सीधा एरिया इसका फाइंड कर दूं। तो मैंने क्या किया, इसको इस एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया। देखो ऐसे, ये छोटी छोटी पट्टियों में, स्ट्रिप्स में इनको डिवाइड किया, ठीक है जी, ठीक है, यूं इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मान लो कोई भी एक पट्टी पकड़ूं, मान लो मैं इस पट्टी का एरिया निकालना चाहता हूँ। इस पट्टी की चौड़ाई मैं मान ले रहा हूँ क्या है, हर पट्टी की चौड़ाई क्या है, h है ना। तो इस पट्टी का जब मैं क्षेत्रफल निकालूँ, एरिया निकालूंगा, तो यहाँ से देखो यूं मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। और इस आयत का क्षेत्रफल तो है मेरे पास, फॉर्मूला है कि लंबाई इंटू चौड़ाई ना, लेकिन ये जो ऊपर एरिया बचेगा वो नहीं निकलेगा। देखो कुछ एरिया इस तरह से बचेगा, ये पट्टियों का, जब पट्टी जो यूं है ना, यूं होंगी ये, यूं यहाँ से ही तो आयत बन जाएगा, लेकिन ऊपर जो एरिया बच रहा है वो हर पट्टी में बचेगा। देखो ये रहा, इस पट्टी में ये रहा, ये एरिया बचेगा, इस पट्टी में ये एरिया बचेगा, है ना। और पूरा बड़े वाला आयत का निकालूं तो इतना एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसे करें, है ना। मैंने क्या किया, इस ऐसी कितनी पट्टियाँ बनाई, यहाँ से लेके बी से लेके ए से लेके बी तक कितनी पट्टियाँ बनाई, मान लो n पट्टियाँ हैं, नंबर ऑफ ये जो पट्टी है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो हैं वो कितनी है, n है, ठीक है, n। और पट्टी की जो चौड़ाई वो क्या है, h है ना। तो मैं क्या करूं, ये जो पट्टी की चौड़ाई है ये कम करता जाऊं, क्या करता जाऊं, कम कर दूं, कम कर दूं, कम कर दूं, s टेंड्स टू 0 कर दूं, मतलब s, ये पट्टी की जो चौड़ाई है वो क्या कर दूं, 0 कर दूं, टेंड्स टू 0 कर दूं, 0 नहीं कर दूं, 0 के एकदम पास में कर दूं। तो पट्टी देखो लगभग लगभग यहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो देखो ये जो पट्टी है किस तरह की होगी, ये एक आयत के रूप में होगी ना। ये h की चौड़ाई कितनी ले लूँ मैं, टेंडिंग टू 0 ले लूँ, बहुत कम चौड़ाई ले लूँ ये पट्टी की, भी तो आपको दिखेगी ना। इसको मैं मान लूँ x नोट, ये क्या है, x1 x2 अप टू xn, है ना। कहाँ तक जाएगी ये, xn तक। तो सब पट्टियों की जो चौड़ाई है, मान लो फर्स्ट पट्टी की जो चौड़ाई में देखो कितनी पट्टियाँ हैं, सम ऑफ n स्ट्रिप्स, है ना, वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फर्स्ट पट्टी है, देखो ये फर्स्ट पट्टी है, ये है ना, इसकी चौड़ाई कितनी है, एक आयत के रूप में बन गई है, एक आयत के रूप में बन गई ना। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, h, और इसकी जो लंबाई है ये क्या है, ये वाली लंबाई है, लेंथ जो है ये इसकी, ये लेंथ है, और ये लेंथ क्या, ये फंक्शन तक जा रही है, तो एफ ए हो जाएगी ना। तो क्या हो जाएगी, h इंटू एफ ए, फर्स्ट पट्टी की चौड़ाई है ना। इसी तरह आगे वाली सेकंड पट्टी जो होगी, यहाँ से लेके ये तक की जो लेंथ, देखो यहाँ से अलग से देखो, ये तो लेंथ है a, और जो आगे वाली पट्टी लूँगा ये क्या हो जाएगी, ये मान लो h है, तो क्या हो जाएगी a प्लस एच, और आगे वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ये भी h है ना, वो क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, a प्लस 2h, यूँ आगे लेंथ आगे बढ़ेगी ना। तो सेकंड पट्टी की जो लंबाई होगी ना, सेकंड पट्टी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, उसकी चौड़ाई तो कितनी है, चौड़ाई तो कितनी है h, और उसकी जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, a प्लस एच। देखो ना, मान लो ये पट्टी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये आगे वाली पट्टी है ना, ये वाली जो पट्टी बन रही है इसकी चौड़ाई तो कितनी है, h, है ना, और इसकी लेंथ लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आगे देखो, वापिस से देखो, थोड़ा पोच हो गया, ठीक है, हाँ ये
अब आगे वाली सेकेंड जो पट्टी है उसकी चौड़ाई तो खुद में कितनी होगी h, और इसका जो लेंथ है ये वाली लेंथ होगी ना, ये वाली लेंथ मुझे चाहिए, ये वाली जो लेंथ चाहिए, और यहाँ से लेके h ऐड कर दिया इसमें, तो लेंथ क्या हो जाएगी f a प्लस h। इसी तरह से आगे वाली पट्टी की लंबाई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया h इंटू एफ ए प्लस 2h, और प्लस डॉट 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 यूँ चलेगा। इस लास्ट वाली पट्टी की जो लंबाई एरिया होगा वो क्या होगा h, क्योंकि इसकी चौड़ाई कितनी है h इंटू एफ ए प्लस एन माइनस 1, है ना, a प्लस एन माइनस 1 h, है ना, h। बोले सर क्यों a प्लस एन माइनस 1 h क्यों, क्योंकि एन एच तो होगी वो तो आगे वाली पट्टी, क्योंकि ये पट्टी कौन सी है, n है, nth नंबर पट्टी जो है ना ये, इससे आगे वाली पट्टी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। भी n प्लस 1 कर दूंगा या एन एच कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, आगे वाली पट्टी हो जाएगी, इससे जस्ट आगे वाली। हमें क्या चाहिए, इससे पीछे वाली चाहिए, तो n माइनस 1 h होगा ना। तो देखो फिर सब में से क्या आ रहा है, h कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर क्या बचा, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 h। n थोड़ा यूँ घुमा रहा हूँ, h सीधी लाइन है ना। अब देखो पट्टी को मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत छोटा कर रहा हूँ, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगी 0, h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 h, ठीक है ना। क्योंकि पट्टी की जो लेंथ ले रहे हैं अपन बहुत क्या टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं ना। तो अब देखो आप पट्टी की जो चौड़ाई है, ये जो पट्टी की चौड़ाई है कैसे बनी, कैसे देखो, देखो चूंकि ये लिख दे रहे हैं, सिंस h इक्वल्स क्या है b माइनस ए अपॉन एन। देखो चौड़ाई निकलेगी कैसी, इस ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है b माइनस है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है b है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है a, तो ये वाली जो लेंथ की कैसे निकलेगी b माइनस ए, है ना। और अपॉन में जो स्ट्रिप्स हैं उनकी संख्या कितनी है n है, तो h कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। देखो अब मैं व्हेन h टेंड्स टू 0, जब h 0 की ओर टेंड कर रहा है तो n किसकी ओर टेंड करेगा, इनफाइनाइट की तरफ, n देन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो ना ये 0 कब होगा, जब ये नीचे वाली क्वांटिटी बहुत बड़ी होगी, क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, या ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाए 0। अब ऊपर वाली क्वांटिटी 0 होती है तो अपन कोई एरिया निकाल ही नहीं सकते। ऊपर की जो कोई क्वांटिटी है, ये देखो इस फॉर्मूले में देखो h जब है, देखो h यूँ लिख रहे हो ना, h का मान 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए ऊपर वाली क्वांटिटी, और ऊपर वाली क्वांटिटी 0 होने का मतलब b माइनस ए, इस टोटल लेंथ में से ये लेंथ घटा दो तो 0 हो जाए, है ना। 0 होने का मतलब क्या, एरिया बनेगा ही नहीं कोई, ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 नहीं होगा, तो ये इसके 0 होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट की ओर टेंड करना पड़ेगा, ठीक है। वही लिखा मैंने। देखो अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, है ना, n की फॉर्म में, क्योंकि अपन को ये फॉर्मूला चाहिए ना, ये n है, ये क्या है n, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो s n इक्वल्स टू लिमिट b, h की जगह क्या लिख दिया, h की जगह अपन ने क्या लिख दिया b माइनस ए अपॉन n लिखूंगा तो n की लिमिट लगेगी, तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h। बोले सर यहाँ भी h की जगह n की वैल्यू पुट कर देंगे, आगे क्वेश्चन में कर देंगे ना, प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है जी। ये b माइनस ए कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के कहाँ ले लेंगे, इसको बाहर, लिमिट के बाहर ले लेंगे, तो एस एन इक्वल्स टू b माइनस ए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। देखो मैंने ये लिखा था, है ना,
इस तरह से फॉर्मूला है। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन को सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। चलो जी, एग्जांपल्स की ओर बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले जो इसमें अपने काम में आने वाले हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम में यूज होने वाले हैं कि 1 + 2 + 3 ... अप टू n, है ना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1/2, है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो क्या होगा, n × n + 1, ठीक है। 1² + 2² + 3² ... n², मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, n × n + 1 ब्रैकेट 2n + 1 अपॉन में 6, ठीक है। पहले n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है, पहले n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, क्यूब्स, है ना। फर्स्ट 1 की क्यूब + 2 की क्यूब + 3 की क्यूब ... n की क्यूब, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का जो सम होता है वो क्या होता है, n × n + 1/2 की होल स्क्वायर। और ये के लिमिट का फॉर्मूला है, अपने देखा था, आपके याद नहीं है तो फिर भी देख लेना कि लिमिट x टेंड्स 0 e⁻x - 1 अपॉन में x = क्या होता है, 1 होता है, ठीक है जी। ये फॉर्मूले आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जांपल नंबर 25 देखो कि योगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx फ्रॉम 0 to 2 का मान ज्ञात कीजिए ना। तो मानेंगे पहले आंसर में, है ना। बड़ा क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आता है तो 5-6 नंबर का आएगा ना। ये क्वेश्चन आता है तो 5-6 नंबर का आता है। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से करेंगे। पहले मानेंगे आंसर में, लेट I = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x² + 1 dx, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b fx dx इक्वल्स क्या होगा, योगफल की सीमा के रूप में जो अपने फॉर्मूला लर्न किया वो क्या होगा, b - a लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n fa + f a + h + f a + 2h + ... + f a + n - 1h, ठीक है जी। अब इससे कंपेयर करेंगे, हेयर a = कितना है 0, b = कितना है 2, fx कितना है x² + 1, ठीक है। और h का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, b - a अपॉन n। तो b की जगह कितनी वैल्यू पुट करूँगा, b की जगह 2 - 0, है ना। तो 2 - 0 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/n, है ना। देयरफॉर I = b - a, है ना। ये सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, b - a, I जो ये था वो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला लगा क्या बन जाएगा, b - a मतलब 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना, 1/n। ध्यान से करेंगे बस, कुछ नहीं है ना। fa का मतलब fa की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, प्लस f a + h, है ना। 0 + h, 0 चाहे लिखूँ चाहे मत लिखूँ, है ना। h कितना है 2/n, ये देखो h की वैल्यू कितनी 2/n, प्लस f a की जगह 0 पुट करूँगा इंटू 2 × 2/h, ठीक है। h चाहिए 2/n, सॉरी 2/n प्लस ... f a की जगह 0, ठीक है। तो n - 1 इंटू 2 की h की जगह 2/n, ठीक है। ये अपन ने अभी वैल्यू पुट नहीं की, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की ना, फॉर्मूले में मान रखे हैं a के और h के। चलो जी आगे देखते हैं। तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। अब देखो ये फंक्शन है, ये रहा हमारा फंक्शन है, ये रफ कॉपी में कर लिया करो ना। fx क्या है x² + 1 है, देख लो x² + 1 है, तो f0 रखूँगा, f0 रखूँगा तो देखो क्या आ जाएगा, f0 क्या आ जाएगा, यहाँ 0 की स्क्वायर + 1 तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। प्लस f 2/n f 2/n की 2/n रखूँगा तो क्या आ जाएगा 2/n की स्क्वायर + 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/n की स्क्वायर, मतलब 2 की स्क्वायर अपॉन n की स्क्वायर + 1, ठीक है। प्लस यहाँ क्या आ जाएगा कि क्या आ जाएगा 4/n, है ना। तो f
4/n, यहाँ रफ कॉपी में करके देख लेना आप, क्या हो जाएगा 4 की स्क्वायर अपॉन n की स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा 4 की स्क्वायर अपॉन n की स्क्वायर प्लस 1 अप टू, ये रखूँगा इसके अंदर, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसके अंदर रखूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों f n-1 और 2/n की वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर तो क्या हो जाएगा n-1 की स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 की स्क्वायर अपॉन n की स्क्वायर प्लस 1, तो ये लिखूँगा n-1 की होल स्क्वायर डॉट 2 की स्क्वायर अपॉन n की स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलो जी, ये वैल्यू पुट कर दी सारी इस फंक्शन के अंदर, वो रफ कॉपी में करके देख लेना। ये सारा काम आप कहाँ करके देख लेंगे, रफ कॉपी में, रफ पेज पे करके देख लेंगे। चलो अब देखो 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये देखो एक कितनी बार है n-1, तो ये रहा और एक ये रहा ना, तो कितने हो गए ये n हो जाएंगे, यूँ लिख दो एक बार यूँ लिख दो 1+1+ डॉट 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 n बार, कितनी बार है n बार, बोले सर n बार कैसे, एक तो ये रहा और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बार है n-1 बार है, तो n बार हो गया, ठीक है, प्लस क्या बचा, एक तो हो गया ना सारा काम, एक का काम तो हो गया, क्या बचा 2 की स्क्वायर अपॉन n की स्क्वायर, ये रहा, प्लस 4 की स्क्वायर अपॉन n की स्क्वायर, प्लस आगे क्या आएगा 6 की स्क्वायर अपॉन n की स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n-1 की स्क्वायर डॉट n स्क्वायर बाई 2 की स्क्वायर। देखो एक तो ये रहे, है ना, और ये बाकी जो बच गए वो ये लिख दिए। चलो जी, अब ये समझाने के लिए, बाकी तो सीधा भी लिख सकता था मैं, तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये 1 बार ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे n, प्लस इनमें देखो मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, 2 की स्क्वायर बाई n की स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, 2 की स्क्वायर बाई n की स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा देखो 1, यहाँ पे क्या बचा 2 की स्क्वायर और n की स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 की स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या बचा 3 की स्क्वायर, देख लो यहाँ 1 है तो 1 की स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, और प्लस डॉट 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 अप टू n-1 की स्क्वायर, ये तो कॉमन आ ही गया बाहर, ठीक है। तो देखो 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n n प्लस 2 की स्क्वायर मैं लिखता हूँ ना 4/n की स्क्वायर, ठीक है, ये देखो फॉर्मूला बन गया, है ना, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर अप टू कहाँ तक n-1 की स्क्वायर, है ना, तो देखो 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर मैंने भी फॉर्मूला लिखाया था, प्लस 3 की डॉट 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 n की स्क्वायर क्या था n इंटू n+1 2n+1/6 ये था। लेकिन यहाँ जब मैं n की स्क्वायर की जगह n-1 की स्क्वायर कहाँ तक करें, n-1 की स्क्वायर करूँगा, क्या जाएगा देखो 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर अप टू n-1 की स्क्वायर, तो देखो जहाँ जहाँ n आ रहा वहाँ क्या करूँगा n-1 पुट करूँगा, क्या जाएगा n-1, यहाँ n-1 पुट करूँगा तो प्लस 1 कट जाएंगे, तो क्या जाएगा n, समझ तो आ गया ना, एक बार लिख के दिखा दो, n की जगह क्या रखूँगा n-1 और प्लस में क्या है 1, ठीक है, n की जगह क्या रखूँगा 2 n-1 प्लस 1 और अपॉन में 6, सिंप्लीफाई करूँगे तो कट गया, क्या बचा n-1, यहाँ क्या बचा n, इस ब्रैकेट में 2n-2 प्लस 1 अपॉन में 6, तो क्या बचा n-1 n और 2n-1 अपॉन 6, ये आएगा। इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, वो क्वांटिटी लिख देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू n और 2n-1 अपॉन में 6, देखो एक n स्क्वायर से एक ये कट गया, ठीक है, ध्यान से करेंगे बस। चलो आगे देखते हैं क्या हुआ, i इक्वल्स टू, देयरफॉर i इक्वल्स टू, बड़ा क्वेश्चन है आराम से करेंगे, क्या है 2 लिमिट n टेंड्स टू, n है ये, n है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ब्रैकेट में देखो क्या है n
प्लस ये देखो ये भी कट रहा है, देखो 2 की टेबल में 2 टाइम और ये 3 टाइम। इसको मैं ये लिखता ना, इसको मैं ये लिखता हूँ ना, देखो 2/3 ब्रैकेट में देखो क्या है n-1 2n-1 अपॉन में n। देखो अपॉन में जो n था वो इसके नीचे लिख दिया, ठीक है, और ये 2/3 पड़ा है। अब इस n को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ ना। लिमिट लगानी आपने सीखी थी 11th क्लास में, 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n को अंदर लेके जाऊंगा तो n अपॉन n क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/3, ऊपर क्या है n-1 2n-1 अपॉन में n इंटू n। देख लो ये n यहाँ लेके गया इसके नीचे तो कट गया, और ये n इसके नीचे ले गया तो n इंटू n हो गया, ठीक है। देखो फिर तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2/3। अब देखो ये n इस ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूँ, ये n इस ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा, इसके नीचे इस ब्रैकेट के अंदर लेके गया और दोनों के नीचे लिखा तो 1 - 1/n, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 माइनस, क्योंकि ये n इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा, इसके नीचे लेके गया तो n से n कैंसिल, और इसके नीचे ले गया तो माइनस के 1/n, ठीक है। अब लिमिट लगा दूं मैं, अब क्या लगा दूं, लिमिट लगाने के बाद इनडिफाइन नहीं होना चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 2/3 1 माइनस, यहाँ अपॉन में इनफाइनाइट रखूँगा तो 0 और 2 माइनस 0। लिमिट लगा दी ना, n की जगह इनफाइनाइट पुट किया तो ये भी 0 ये भी 0। तो देखो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 2/3 इंटू 1 इंटू 2, ये 2 जा 4/3, तो 2 1 प्लस 4/3, तो 2 इंटू ये 3 एलसीएम लेके ना 7/3, तो क्या आ गया 14/3। आई इक्वल से कितना आया 14/3। इस तरह से करेंगे है ना। योगफल की सीमा के रूप में डेफिनेट इंटीग्रल अपन इस तरह से फाइंड करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस तरह से चेक करेंगे। इसका आंसर चेक कैसे कर सकते हैं, देखो अपने एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस सीखा नहीं है, फिर बता दे रहा हूँ, आगे सीखेंगे। 8.7.9 में देखो 0 to 2 किसका अपन को इंटीग्रेशन करना था x² + 1 dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो x³ 3 + 1 का किया तो x, है ना, और इसमें लिमिट लगेगी ऐसे कि 0 to 2, है ना। ये आंसर चेक करने के लिए रफ कॉपी में कि अपना जो आंसर है सही है या नहीं। देखो अपर लिमिट लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8/3 प्लस x की जगह रखूँगा 2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा तो 0/3 प्लस 0, तो कितने हो गए 6 और 8 14/3, और ये 0 हो गया। देखो आंसर कितना आएगा 14/। ये रफ कॉपी में आप ये आंसर चेक कर सकते हो कि जो यार मैंने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं है, इस तरह से, है ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 26 हो गया कि योगफल की सीमा के रूप में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 e⁻x dx का मान ज्ञात कीजिए, है ना। योगफल की सीमा के रूप में तो पहले मानते हैं अपन आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 e⁻x dx, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस a to b fx dx क्या होता है b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h डॉट अप टू f a प्लस n-1h। अब इससे कंपेयर करेंगे इसको ना, इसको इससे कंपेयर करेंगे। हेयर a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 2, fx इक्वल्स टू e⁻x, और h क्या होता है b माइनस a/n, तो कितना हो जाएगा b की जगह कितनी वैल्यू पुट करूँ 2 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 2/n, ठीक है। ये सारी वैल्यू क्या कर देते हैं इसमें पुट कर दे रहे हैं। देयरफॉर i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i क्या बन जाएगा इसमें पुट करूंगा तो b माइनस a, i इक्वल्स क्या आया देखो
यहाँ से यूँ हो जाएगा 0 to 2 e की पावर x dx इक्वल्स टू, अब इसकी जगह ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना, देखो एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ ना, b माइनस ए 2 माइनस 0 तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, 1/n, आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। एफ ए की वैल्यू कितनी है 0 प्लस एफ 0 प्लस एच की जगह कितना रखूँगा 2/n प्लस एफ 0 प्लस 2h, 0 लिखूँ नीचे लिखूँ है ना, 2h क्या जाएगा 4/n, यहाँ 2 की इंटू एच की वैल्यू रखूँगा तो 4/n हो जाएगा, ठीक है, प्लस डॉट 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 अप टू एफ ए की जगह 0 n माइनस वन इंटू n/2, सॉरी 2/n, ठीक है। तो देखो आगे क्या होता है, 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ठीक है। f0 है ना, यहाँ fx ये रहा, x की जगह 0 पुट करूँगा तो e की पावर 0 किसी की पावर 0 क्या हो जाएगी 1, ठीक है, प्लस f 2/n e की पावर x है, इसकी जगह रखूँगा तो क्या हो जाएगा 2/n प्लस f 4/n e की पावर 4/n, ठीक है, प्लस फिर आगे क्या हो जाएगा 6/n e की पावर 6/n प्लस अप टू प्लस e की पावर n-1 और 2/n, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी, f 4/n, देखो आगे वाला क्या होगा 6/n होगा, देख लो, a प्लस 3h क्या हो जाएगा 6/n ही तो होगा, ठीक है। चलो जी, तो 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, तो देखो ये क्या है, एक जीपी है, ये क्या है, एक जीपी है। बोले सर जीपी कैसे है, गुणोत्तर स्टडी है, 11th क्लास में अपने सीखा था, देखो 1 e की पावर 2n e की पावर 4/n डॉट 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 e की पावर n-1/2 इंटू 2/n, है ना। देखो हर जो अगली टर्म है उनका जो रेशो है, देखो इसका और इसका रेशो कितना होगा, a2/a1 कितना होगा e की पावर 2/n, a3/a2 क्या हो जाएगा e की पावर 4/n अपॉन e की पावर 2/n, है ना, तो क्या हो जाएगा e की पावर 4/n माइनस 2/n, तो क्या हो जाएगा 2/n, है ना। ये एक जीपी बना रही है ना, और ये क्या है, सारा अनुपात जो है, कॉमन रेशो जो है वो 0 नहीं है ना, 0 नहीं है, तो r इक्वल्स कितना है 2/e की पावर 2/n, e की पावर 2/n जो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो Sn का फॉर्मूला क्या है, a r की पावर n, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, है ना, ये फॉर्मूला है। तो देखो क्या हो जाएगा इस ये जीपी में, जीपी से a कौन है 1, ठीक है, r कितना आया, r कितना आया इस जीपी में e की पावर 2/n, r की पावर n, तो इसकी पावर n करूँगा तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन r-1, और r कितना है e की पावर 2/n-1, ये जीपी वाला फॉर्मूला लिख देंगे, सिंस जीपी में Sn इक्वल्स क्या आता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1, कब, जब r नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। तो ये n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो फिर 2 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, ये 1 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, है ना, ऊपर क्या हो जाए e² - 1 अपॉन e की पावर 2/n-1, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये लिमिट के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो चलो इसको हटाते हैं, देखो क्या आ जाएगा i इक्वल्स टू 2, ये 2 पड़ा है, ये भी कांस्टेंट है, तो लिमिट के बाहर क्या होगा e² - 1, ठीक है, ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, ऊपर क्या है 1/n
ऊपर कुछ नहीं है तो 1/2/n, ये n 1/n पड़ा था, ये अंदर 1/n है वो पड़ा था ना, 2/n - 1, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 में x कुछ कितना होता है 1, है ना। तो e⁻x ये 2/n है, ये नीचे लेके आऊँगा, देखो कैसे, तो 2 e² - 1 है ना। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना, 1/, ये पड़ा नीचे e⁻2n - 1, और ये वाली जो क्वांटिटी ये कहाँ ले गया मैं, नीचे, ये कहाँ ले गया 1/n नीचे ले गया। देखो ये वापस घूम के कहाँ जाएगी, ऊपर आएगी, यहीं आ जाएगी ना। वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बस यहाँ पे, है ना। देखो क्या हो जाएगा, 2 e² - 1 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखो 2/n है, e की पावर क्या है 2/n, तो 1/2/n - 1, यहाँ भी क्या कर दूँ मैं 2/n, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो अभी मैं लिमिट लगाऊंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 e² - 1, लिमिट लगाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगा 1/1 × 2, ये क्वांटिटी पूरी क्या होगी, इस पर मैंने लिमिट लगाई तो क्या होगी, ये 1 होगी। और यहाँ फॉर्मूला लिखा सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1/x इक्वल्स क्या होता है 1। ये देखो ये रहा e⁻x जो यहाँ थी वो कोई वैल्यू मैंने यहाँ बना दी है ना, और 0 है, लिमिट है ये, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा e² - 1 i इक्वल्स टू। देख लो, अब चेक करना चाह रहे हो कि अपना आंसर सही है या नहीं, तो मैंने आपको बता रखा है एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस से क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e² माइनस लोअर लिमिट e⁻0, तो e² - 1, e⁻0 क्या देता है 1, तो ये देगा। देखो चेक वहाँ से कर लेंगे और करेंगे ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल्स एट द लिमिट ऑफ सम, एज द लिमिट ऑफ सम, इस तरह से करेंगे ना। अच्छे हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन आप ध्यान से करेंगे कि स्टेप को देख के करेंगे। एपीजीपी के आपको फॉर्मूले आने चाहिए, 4 फॉर्मूले मैंने लिखाए थे, एक वो जीपी वाला था अभी मैंने जो लिखा था वो आपको याद होना चाहिए। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 7.8 का इंट्रो खत्म हुआ। मिलते अपने एक्सरसाइज 7.8 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।